नमस्कार, वीकेंड के बिग डिबेट में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ मनोरमा सक्सेना। आज का मुद्दा है ईआरसीपी का सपना होगा साकार, और इसकी उम्मीद अब और भी ज्यादा हो गई है क्योंकि पूर्वी राजस्थान नहर परियोजना प्रोजेक्ट में पानी के बंटवारे को लेकर राजस्थान और मध्य प्रदेश के बीच समाधान होने के पूरे आसार है। दरअसल मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव ने आज जयपुर पहुंचकर भजनलाल शर्मा के साथ बैठक की। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव और राजस्थान के सीएम भजनलाल शर्मा ने साझा प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ईआरसीपी पर काम आगे बढ़ाने की बात भी कही है। दोनों राज्य पानी के बंटवारे पर विवाद को सुलझाने को राजी हो गए हैं। दोनों मुख्यमंत्री एक साथ दिल्ली में गए हैं। अब माना यह जा रहा है कि दोनों राज्यों के बीच एमओयू हो जाएगा। इसी पर करेंगे हम अपनी ये बड़ी डिबेट। ईआरसीपी पर बढ़े कदम, एमओयू तक पहुंची बात, मरुधरा के लिए सौगात। मैं उम्मीद पालता हूं कि निश्चित रूप हम होपफुल हैं कि शाम तक ही हमारा आपस का एमओयू पूरा होगा। जो राजस्थान की जनता को आस थी, काफी समय से लोग कहते थे कि हमें पानी मिलना चाहिए। ईआरसीपी का सपना होगा साकार। और हमारे साथ खास पैनल जुड़ गया है, रूबरू आपसे करवा देते हैं। डॉक्टर चेतन राज पुरोहित, प्रवक्ता बीजेपी के हमारे साथ जुड़ गए हैं। राजेंद्र आर्य हमारे साथ कांग्रेस के प्रवक्ता जुड़ गए हैं। आशुतोष रावत वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ जुड़ गए हैं, और इसके साथ साथ निरंजन पोद्दार राजनीतिक विश्लेषक हमारे साथ जुड़ गए हैं। आप चारों मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले शुरुआत करते हैं राजेंद्र आर्य जी आपसे। 5 साल तक आप लटकाते रहे, आपने कहा हम अपने दम पर कर लेंगे। अब मैं आपसे सवाल करूंगी तो आप यही कहेंगे कि देखिए बजट तो हमने अलॉट किया, लेकिन बजट का दिखता कहां है असर उसका। यहां तो बीजेपी आई और जो मीलों का सपना था, जो मीलों का कहना चाहिए सफर था, वो चंद लम्हों में पूरा कर दिया बीजेपी ने। जवाब आपका। आपने तो बहुत जल्दी एकदम से निर्णय सुना दिया, जैसे ईआरसीपी की परियोजना जैसे लागू ही हो गई। आपको यहां पता होना चाहिए कि प्रधानमंत्री 7 जुलाई 2018 को राजस्थान के अंदर जयपुर से बोले थे इस परियोजना को लेकर। उसके बाद में 6 अक्टूबर 2018 को फिर बोले थे। दोनों बार वादे किए। उसके बाद में 2018 में भाजपा की सरकार ने हुई। इस सरकार ने बदनीयती से उस परियोजना को रोके रखा। जी आप कह रहे हैं कि आप मुझे बात बताइए, आपको अभी भी संशय लग रहा है क्या? अरे मैडम, संशय, ये परियोजना आपको पता नहीं है, परियोजना हथेली में सरसों उगाने जैसा नहीं होता है। परियोजना के लिए बहुत समय लगता है, आपको पता होना चाहिए। मैं एक सिविल इंजीनियर हूं, मुझे पता है कि परियोजना के लिए अंदर कितने चरण होते हैं। आपने कहा कि चुटकियों में हो गया। अरे कैसे हो गया? 7 साल ये परियोजना डिले हो गई। इस परियोजना की डीपीआर की कॉस्ट थी 37,200 करोड़ रुपए। जो परियोजना की कॉस्ट 2 से 2.5 गुना बढ़ गई है, उसके लिए जिम्मेदार कौन है? आप उनकी पीठ थपथपा रहे हो। सिर्फ एक मीटिंग को लेकर जो झूठे वादे 2018 में किए गए थे, उनके लिए आपने आज तक एक सवाल नहीं पूछा। राजेंद्र आर्य जी, सवाल पूछने के लिए मैं बैठी हूं। बीजेपी से भी सवाल होगा और हर तरीके का सवाल होगा। मेरा सवाल आपसे ये था कि मौका तो आपके पास भी था ना सर। राजेंद्र जी, मौका तो आपके पास भी था, आपने गवा दिया। देखिए, राष्ट्रीय महत्व की परियोजना को लागू करने के लिए केंद्र सरकार का रवैया सकारात्मक होना चाहिए, जो कि नहीं था। केंद्रीय जल शक्ति मंत्री का रवैया आपने 5 साल तक देखा था। एक वीडियो भी वायरल होता है जिसमें कहते हैं कि भाजपा का राज बनवा दीजिए, 46,000 करोड़ भी दे देंगे और राष्ट्रीय परियोजना भी बनवा देंगे। तो ये जो ब्लैकमेलिंग राजस्थान की जनता को किया गया था ना, वो देख रहे हैं। और ये भी चुनावी झुंझुना है। मैं कह रहा हूं ये जुमला साबित होगी, और आप देख लेना, ये लोकसभा के चुनाव सर पे है, इसलिए ये जल्दबाजी में इस तरह की प्रेस कॉन्फ्रेंस और बातें कर रहे हैं। जी बता दीजिए, कितनी मीटिंग्स आपने कर ली? आप कमलनाथ सरकार थी ना, 7 से 8 महीने तो कम से कम वो एग्जिस्ट कर रही थी। यहां से प्रपोजल गहलोत सरकार की तरफ से मेल के जरिए दिया गया, रिजेक्ट कर दिया कमलनाथ सरकार ने। अब आप बताइए, आप लोग मिलकर नहीं सुलझा पाए। अब यहां पर दोनों जगह बीजेपी की सरकार उन्होंने सुलझा दिया सर। आप सिर्फ सिक्के का एक पहलू देख रहे हैं, मैं आपको दूसरा पहलू दिखाना चाहता हूं। राजस्थान सरकार अपने क्षेत्र में काम कर रही थी, केंद्र सरकार ने चिट्ठी लिखकर कहा कि आप काम बंद कर दीजिए। अरे हम अपने एरिया में काम कर रहे हैं, हमने 1,000 करोड़ रुपया पहले आवंटित खर्च किया, उसके बाद 9,600 करोड़ रुपए दिया और केंद्र सरकार ने कहा कि यह परियोजना बंद कर दीजिए। जबकि आपको पता होना चाहिए कि ये परियोजना
केंद्रीय जल जो आयोग है, सेंट्रल वाटर कमीशन है, उसके 2010 के दिशा निर्देशों पर ही बनी थी, और उस पर आप कहते हो कि परियोजना बंद कर दीजिए। आप यहां पर बदनीयती साफ पता चल रही है। और अब ये चुनावी लोकसभा के चुनाव, जवाब दीजिए। वो कह रहे कि झुंझुनू साबित होने वाली है। बिल्कुल 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 जवाब देता हूं। क्या होता है, कोई भी सरकार का गठन होता है जन सेवा के लिए, और जन सेवा के लिए नीति और नियत दोनों साफ होना चाहिए। कांग्रेस की ना तो नीति साफ थी और ना नियत साफ थी। नियत केवल एक थी, राजस्थान की जनता के वोट लूटना। वोट कैसे लूटना? मैं अगर आपको मैं बीच में नहीं मैं किसी के बीच में, महुआ जी मैं बीच में मैं बीच में नहीं बोलता हूँ महुआ जी, मैं बीच में नहीं बोलता हूँ महुआ जी। मैं देखो ऐसी डिबेट नहीं होगी, ऐसे डिबेट नहीं होगी। मैं बीच में नहीं बोलता हूँ। और ये इनकी हताशा साबित करती है कि राजस्थान की जनता ने इसीलिए इनको नकारा है, इनकी न्यूज सेंस को नकार है, इनकी न्यूज सेंस को नकार है। मैं इनके टाइम में एक अक्षर भी नहीं बोला और आगे भी नहीं बोलूंगा, मेरी आदत नहीं है, क्योंकि दर्शकों को आपने तो झूठ का पुलिंदा रखा। आपने तो झूठ के अलावा कुछ बोला ही नहीं, तो भी चुप रहा मैं तो। क्योंकि राजस्थान की जनता तय करेगी कि कौन सच्चा है और कौन झूठा है, और राजस्थान की जनता ने तय कर दिया। आपको अपने घर पे भेज दिया, आपको अपने घर भेज दिया। उसका जवाब भी नहीं चाहते। महुआ जी ऐसी डिबेट नहीं होने वाली है, ऐसे डिबेट नहीं। राजस्थान की जनता ने इनके हर झूठे सवाल का जवाब राजस्थान की जनता ने चुनाव में दे दिया है, और इनको वहीं पर भेज दिया जहां से ये रवाना हुए थे। अब आता हूं मेरी बात पर, मैं मेरी बात पे आता हूं। इनकी कथनी करने का एक अंतर का सबसे बड़ा उदाहरण बताता हूं। कमलनाथ जी की सरकार मध्य प्रदेश में थी, माननीय गहलोत साहब ने चिट्ठी लिखी कमलनाथ जी को एमओयू के लिए, बातचीत करने के लिए, मीटिंग के लिए। आपको आश्चर्य होगा 7 महीने तक कमलनाथ जी ने रिप्लाई नहीं दिया अशोक गहलोत साहब को। और अशोक गहलोत साहब ने भी क्या किया, उन्होंने रिप्लाई नहीं दिया तो रिमाइंडर नहीं भेजा, रिमाइंडर नहीं भेजा, रिमाइंडर तक नहीं भेजा, रिमाइंडर तक नहीं भेजा, क्योंकि करना था ही नहीं। मतलब सवाल क्या है? क्योंकि इसीलिए बोलते हैं जब इनकी पोल खुलने लगती है, जब इनकी पोल खुलती है राजस्थान की जनता में, इनके झूठे वादों का जब पर्दाफाश किया जाता है, जनता के झूठे वादों का जब पर्दाफाश होने लगता है, ये बोलते हैं, इसी तरीके से लगातार बोलते हैं। और आज तक कांग्रेस नहीं समझी है, आज तक कांग्रेस नहीं समझी है। 4 से 40 पर आ गए और राजस्थान में 70 पे कैसे आएगी बताता है। लेकिन इसीलिए ये बड़बोलापन है ना, ये बड़बोलापन राजस्थान की जनता लाइक नहीं करती है। बहुत बड़ा क्षेत्र, बहुत बड़ा वर्षों का इशू रिजॉल्व करते हुए 2024 से पहले आपको लगता है जब कोई प्रवक्ता बीच में नहीं बोलता है, उसकी कमजोरी समझने का भूल नहीं करे कोई भी आदमी। मैं इसलिए बीच में नहीं बोलता हूं कि दर्शकों का समय खराब होता है, दर्शकों का समय खराब होता है। इनके झूठ के चेतन जी का ऑडियो डाउन कीजिएगा जी। हाँ देखिए मनोराज जी, जो पूर्वी राजस्थान नहर परियोजना थी, इसका जो शुरुआत में जो बजट अलॉट हुआ था 2017 में वसुंधरा जी की सरकार ने सर्वप्रथम इसका बजट अलॉट किया था। और उसके बाद में जिस तरीके से राजस्थान के अंदर सत्ता परिवर्तन हुआ और वहां पे केंद्र सरकार कहता रहा इस बात को कि भाई आप जो है इस चीज के लिए आप मध्य प्रदेश के साथ बातचीत कीजिए और मध्य प्रदेश से आप एनओसी लीजिए या मध्य प्रदेश को आप संतुष्ट कीजिए। लेकिन कहीं ना कहीं आप ये समझ लीजिए जो भारत की जो क्षुद्र राजनीति है उसके अंतर्गत जिस तरीके से कहा जा रहा था कि भाई इसको आप जो है राष्ट्रीय परियोजना घोषित कीजिए और इसको आप ऐसे कीजिए, तो कहने का तात्पर्य यह है उन सब चीजों को पीछे छोड़ करके आज अगर मध्य प्रदेश और राजस्थान के बीच में एक समझ लीजिए समझौता हुआ है, एक एमओयू हुआ है, तो निश्चित रूप से आप ये मान के चलिए कि राजस्थान का लगभग 40-42% भूभाग आज इस चीज के लिए बहुत आसान्वित है। क्योंकि ये जो परियोजना है ये केवल 13 जिलों को ही लाभान्वित नहीं करेगी, ये केवल 85 विधानसभा सीटों को ही प्रभावित नहीं करेगी। इसके अंदर आपको एक चीज और देखना चाहिए कि जिस तरीके से इस तरीके की परियोजना आती है और उससे सिंचाई का रकबा बढ़ता है, तो कहीं ना कहीं
ही आप ये मान के चलिए जो भूजल जल का भूस्तर जो है, जमीन का जो जल स्तर है वो भी कहीं ना कहीं ऊपर आता है, तो इससे और भी बहुत सारे जो क्षेत्र हैं वो लाभान्वित होंगे। अब इसके अंदर देखना यह है कि भाई केंद्र सरकार अब इसके अंदर कितना आर्थिक सहयोग करती है, और इसकी जो समय सीमा जिस तरीके से 2050-51 की मानी जा रही है कि भाई 2050-51 तक ये पूरी तरह ये धरातल पे आएगी, तो इसके अंदर और कितना इसको तेजी ला सकते हैं, क्योंकि 2051 काफी लंबा समय है। तो इसलिए मेरा यह मानना है कि केंद्र सरकार जिस तरीके से सदगति और गति का जिस तरीके से कई जगह उदाहरण हम देख रहे हैं कि राष्ट्रीय परियोजनाओं के अंदर देखा जाता है कि जिस तरीके से एक्सप्रेसवे हैं या जो यातायात के नियम है या द्रुत गति से जो सरकार काम करती है उस तरीके से अपने हाथों में लेकर, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी कहती है कि हमारे डबल इंजन की सरकार बनवाइए, तो अब तो राजस्थान ने डबल इंजन की सरकार इनको बना करके दे दी, तो दोनों इंजन मिला करके, बल्कि मैं तो असली आप कह रहे कि परीक्षा शुरू हुई है, एग्जीक्यूट कैसे होगी बहुत महत्वपूर्ण होगा। आशुतोष धावर जी भी हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार जुड़े हुए हैं। सर, आपका पॉइंट मैं लेना चाहूंगी, जो जिस सोच के साथ ईआरसीपी का ड्राफ्ट तैयार किया गया था, क्या वही सोच आपको इस वक्त नजर आ रही है? और दूसरा सवाल का भी जवाब दे दीजिए, बीजेपी का कितना बड़ा ये दाव है आज जो ईआरसीपी को लेकर जो बहुत बड़ा मुद्दा था, जो विवाद का कारण बन गया था, वो रिजॉल्व होने जा रहा है? देखिए मनोराज जी, जो आपका पहला सवाल है कि भारतीय जनता पार्टी के लिए कितना बड़ा राजनीतिक मुद्दा है, तो निश्चित तौर पर भारतीय जनता पार्टी जानती है कि जो पूर्वी राजस्थान की 83 से ज्यादा विधानसभा सीटें जहां से होकर के ये पूरा ईस्ट राजस्थान कैनाल प्रोजेक्ट गुजरने वाला है, वो बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि वहां पर कांग्रेस का बहुत अच्छा होल्ड रहा है। 2018 के चुनाव में भी वहां कांग्रेस ने बहुत अच्छा किया था, और 2023 के चुनाव के परिणाम देखें तो वहां अभी भी कांग्रेस ने काफी कुछ अच्छा किया है। तो इसलिए वसुंधरा राजे 2013 में इस प्रोजेक्ट को लेकर के आई, लेकिन जिस तरह कांग्रेस के प्रवक्ता आरोप लगा रहे हैं कि लगातार राजनीति के कारण इस प्रोजेक्ट को पूरा नहीं किया गया। हालांकि इसमें उतना सवाल कांग्रेस के ऊपर भी उठता है जितना भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के, अगर वो बयान याद दिला रहे हैं कि एक मंत्री ये कहते हुए वीडियो पर सुना गया कि आप भाजपा की राज्य सरकार बनवा दीजिए तो हम ईआरसीपी के लिए पैसा दे देंगे। तो ऐसे में आपको भूलना इस बात को भी नहीं चाहिए कि लगभग जिस समय दोनों जगह कांग्रेस की सरकारें थी, अशोक गहलोत राजस्थान में थे और मध्य प्रदेश में कमलनाथ सरकार थी, तो कमलनाथ ने भी एनओसी राजस्थान सरकार को नहीं दी थी। तो जहां एक तरफ भारतीय जनता पार्टी इस मामले पर राजनीति करती रही है, तो वही कांग्रेस भी मुझे लगता है कि राजनीति के अलावा और कुछ विशेष नहीं किया है। लेकिन अब जैसा कि दोनों जगह भाजपा की सरकार नहीं बल्कि तीनों जगह भाजपा की सरकार है, केंद्र का भी जो इसमें हिस्सा है वहां भी भाजपा की सरकार है, ऐसे में एक उम्मीद जरूर बनती है, एक कदम आज जरूर आगे बढ़ाया है दोनों राज्य सरकारों ने एक एमओयू करने का, और निश्चित तौर पर राजस्थान की जनता आज आशान्वित है कि शायद इस बार ऐसी कोई अड़चन नहीं है जो ये प्रोजेक्ट पूरा नहीं हो। इसलिए उम्मीद है, हम अच्छी खबर की उम्मीद कर रहे हैं। दिल्ली पे हम नजरें गड़ाए बैठे हैं कि एमओयू अब कुछ ही देर में साइन होगा, लेकिन बहुत अच्छी बात है देखिए चेतन पुरोहित जी कि अब जो रिजॉल्व हुआ है मुद्दा वो किसानों के लिए फायदेमंद होगा, वहां के 3 करोड़ की आबादी को कम से कम फायदा पहुंचाएगा, जिसको लेकर प्रदर्शन भी हमने देखे, एक बड़ी मांग थी, एक अच्छी सोच के साथ इसका ड्राफ्ट भी तैयार किया गया। लेकिन मेरे कुछ सवाल आपसे हैं जिसका जवाब वहां की जनता भी जानना चाहेगी। सर, ये है कि सेंटर क्यों डिसाइड करे कि किसको कितना परसेंटेज मिलेगा? फॉर्मूला क्या है? निर्भरता किसकी ज्यादा रहेगी? क्योंकि निर्भरता ज्यादा का मतलब है कि पानी कम मिलना। मैं यही बात कह रहा था, हमारे कांग्रेस के मित्र ने बीच में टोका टाकी की जिसको मैं ठीक नहीं मानता, लेकिन एक बात निश्चित है, मैंने शुरुआत में कहा नीयत साफ होती है ना, सब काम आसान होते हैं। जिस सरकार ने 5 साल तक एक बैठक नहीं की मध्य प्रदेश सरकार के साथ, उनके खुद के मुख्यमंत्री होने के बावजूद 2 महीने के अंदर 2 मीटिंगें हो जाती है, दोनों मुख्यमंत्री आ जाते हैं, जयपुर के अंदर मीटिंग हो जाती है, दिल्ली में कल मीटिंग तय हो गई, आज दिल्ली रवाना हो गए। तो ये करने की नीयत होती है, काम होता है फटाफट तीव्र गति से। और जो नहीं करना चाहते हैं, केवल जनता को झुंझुना पकड़ाना चाहते हैं, वोट लूटना चाहते हैं, इन्होंने ओपीएस में भी यही खेल किया, इन्होंने ईआरसीपी पर यही खेल किया, इन्होंने ऐसा कोई सगा नहीं जिसको इन्होंने ठगा नहीं। इसीलिए राजस्थान की जनता ने इनको नकार दिया और इनको अपनी जगह पे वापस भेज दिया। मैं बात हूँ मूल मुद्दे पर, ईआरसीपी पूर्वी राजस्थान की जीवनदायी योजना है। इसके लिए 13 जिलों का जो काम है
उसके लिए भाजपा, मोदी की गारंटी है ये कि गहलोत साहब की किसी दूसरे गारंटी नहीं है, ये मोदी की गारंटी है, पूरी होगी। और जल्दी से जल्दी राजस्थान की जनता को खुशखबरी मिलने वाली है, क्योंकि हमने करने का ठाना है, हमारी नीयत साफ है, हमारी नीति साफ है। नहीं सर, अच्छी बात है, जो मोदी की सरकार, कांग्रेस सरकार मध्य प्रदेश योजना बनेगी, लेकिन मेरा आपसे सवाल जो था उसका जवाब आप नहीं दे रहे, आप गोल गोल घुमा रहे हैं। मैंने आपसे कहा कि सर सेंटर क्यों डिसाइड कर रही है कि राजस्थान को कितना परसेंटेज पानी का चाहिए, राजस्थान क्यों डिसाइड नहीं कर रहा है सर? बिल्कुल, राजस्थान, मध्य प्रदेश, केंद्र, भारत के हिस्सा राजस्थान भी है, भारत का हिस्सा मध्य प्रदेश भी है। राजस्थान की जनता के हितों के साथ कोई कुटाराघात नहीं होगा। ये भाजपा की सरकार है, ये कांग्रेस की सरकार नहीं है जो बैसाखियों के सारे होटलों में चलती है, जो अपने बहुमत के लिए दूसरी पार्टियों को डाइजेस्ट करती है। ये पूर्ण बहुमत की सरकार है और कृत संकल्पित है राजस्थान के 13 जिलों को न्याय दिलाने के लिए, और हम वो न्याय जल्दी से जल्दी दिला के छोड़ेंगे। ठीक है, राजेंद्र खुशखबरी आने वाली है। आपने सुना था वो कह रहे कि 5 साल आप लोग राजनीति करते रह गए, यानी मौका आपके पास भी था, आप भुला नहीं पाए। हालांकि विधानसभा चुनाव में तो आपने मुद्दा बनाया था जिसको जनता ने तो खास पसंद किया नहीं, आप विपक्ष में बैठ रहे हैं। अब लोकसभा चुनाव से पहले देखिए बीजेपी ने लपक लिया और उसको रिजॉल्व भी कर दिया। देखिए मनु जी, जहां तक इस परियोजना की बात है तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि धौलपुर के अंदर सेंट्रल वाटर कमीशन का रेन गेज लगा हुआ है, उसके अंदर 19,000 MCM पानी हर बारिश में बहकर चंबल से यमुना में चला जाता है और उसका 75% होता है 11,200 MCM। इस परियोजना के लिए सिर्फ 3500 MCM ही चाहिए, हमें किसी राज्य से एनओसी की जरूरत नहीं है। ये बार बार झूठ बोलते हैं, ये मैं आपके चैनल के माध्यम से समझाना चाहता हूं। और केंद्रीय जो राष्ट्रीय परियोजना होती है उसके अंदर नोडल एजेंसी और मॉनिटरिंग एजेंसी होती है केंद्रीय जल आयोग, सेंट्रल वाटर कमीशन, जो कि केंद्र सरकार के अधीन आता है। DPR भी केंद्र सरकार के अधीन आने वाले ही विभाग ने बनाई थी, और उसके अंदर जो राजस्थान रिवर बेसिन अथॉरिटी के चेयरमैन श्रीराम वैदिरे थे, जो केंद्रीय जल शक्ति मंत्रालय में मतलब एडवाइजर हैं। तो आज मैं ये पूछना चाहता हूं, भाजपा के लोग बड़ी बड़ी बातें करते हैं, लेकिन प्रधानमंत्री ने जो वादा 7 जुलाई 2018 को किया था और जो 6 जुलाई 2018 को पहले तो जयपुर में वादा किया था, फिर अजमेर में वादा किया था, मैं ये सिर्फ इतना ही पूछना चाहता हूं कि 7 साल इस परियोजना में डिले हुआ केंद्र सरकार की वजह से, तो उसके लिए कौन जिम्मेदार है? जो लागत बढ़ी है ना, जो लागत बढ़ी है उसके लिए इन्होंने कुछ भी नहीं किया, इन्होंने केवल 2 महीने के चुनाव के समय में वोट लूटने के लिए काम किया। 9,600 का बजट और इन्होंने 1000 करोड़ MOU की बात की, हमारे कांग्रेस के मित्र ने MOU की बात की। जब दो स्टेट का मामला होता है, MOU कैसे नहीं होगा? हटा दिया, 2 स्टेट का मामला है, 2 स्टेट का मामला है, MOU कैसे नहीं होगा? और आपके पास में जाना चाहूंगी। देखिए 2 स्टेट का जल विवाद था ये, और कई चीजों को लेकर मीटिंग वगैरह हुई, लेकिन इस बीच में केंद्र सरकार की भी महत्वपूर्ण भूमिका कही जा सकती है। गजेंद्र सिंह शेखावत के नेतृत्व में ही आज MOU भी साइन होने वाला है। जब ट्रिपल इंजन की सरकार होती है, डबल इंजन की सरकार कहना अब यह गलत हो जाएगा, ट्रिपल इंजन की सरकार, तो क्या इस तरीके के जो इश्यूज होते हैं, जो बहुत उलझे हुए होते हैं, उनको आसानी से रिजॉल्व करना काफी इजी रहता है, जो अब हम देख पा रहे हैं अगर हर जगह एक ही सरकार होती है? देखिए, इसके अंदर सबसे पहली बात तो आपको ये चीज समझनी पड़ेगी, जो एक चीज बार बार कही जा रही है कि भाई मध्य प्रदेश से किसी प्रकार की एनओसी की कोई आवश्यकता नहीं है। तो देखिए, इस चीज के अंदर आपको ये भ्रम दूर करना पड़ेगा, क्योंकि जो नदियां भारत से शुरू होती हैं लेकिन पाकिस्तान के अंदर उनका अवतरण होता है, तो आप ये देखिए भारत और पाकिस्तान के बीच में भी उनके लिए समझौते हुए हैं, या चाइना से जो नदियां भारत में आती हैं उनसे चाइना से भी हमारे समझौते चल रहे हैं। तो कहने का तात्पर्य ये है कि जो चीज जहां से शुरू होती है, यानी कि जो नदी जल, ये ऐसी चीजें हैं जहां से जिस राज्य या जिस जगह से वो शुरू होती हैं वो स्टेक होल्डर होता है, और उसके साथ आपको निश्चित रूप से उसके साथ आपको बातचीत करनी पड़ती है। और उसका आपको ये, आप चाहे कावेरी जल विवाद समझ लीजिए, चाहे दक्षिण के अंदर कई राज्य इस चीज को लेकर के आपस में लड़ाई झगड़ा चल रही है, हरियाणा राजस्थान आपको आपके सामने। तो कहने का तात्पर्य यही है, ये अगर आप इसको स्फूर्त रूप से चलाना चाहते हैं, निर्बाध रूप से चलाना चाहते हैं, तो आपको राज्यों के साथ बैठ करके इसके लिए आपको MOU करने ही चाहिए, पहली बात। दूसरी बात, आपने जो कहा कि ट्रिपल इंजन की सरकार, मनोराज जी इस चीज को आप ही समझ लीजिए कि कई बार क्या होता है, डबल इंजन ट्रिपल इंजन से ज्यादा फर्क नहीं पड़ता। सबसे बड़ी चीज होती है आपकी नीति
क्या है और आपकी नीयत क्या है। और यहां पे जिस तरीके से अभी मैं पूर्व में कह रहा था कि आज ये जो समझौता हुआ है ये केवल आप ये मान के चलिए एक कदम आगे बढ़ा है, ये कोई बहुत बड़ा मील का पत्थर नहीं, आप इसको नहीं कह सकते। इसके अंदर मील का पत्थर तब होगा जब केंद्र इसको अपने हाथ में लेगा और इसकी सदगति और द्रुत गति यानी कि दोनों को इसके अंदर जब इंप्लीमेंट होगी तब जाकर के आप ये मान के चलिए कि कहीं ना कहीं राजस्थान बहुत ज्यादा आसान भी इस चीज को मान के चले अपने आप में। और मेरा यह मानना है कि जिस तरीके से नरेंद्र मोदी जी की सरकार, केंद्रीय सरकार इस चीज के लिए जानी जाती है कि भाई किसी भी परियोजना को हाथ में लेकर के एक समय काल से आशुतोष रावत जी, आपका क्लोजिंग कमेंट, कितना बड़ा यहां पर राजनीतिक दांव आपको बीजेपी का नजर आ रहा है लोकसभा चुनाव से पहले, कितना फायदा मिलेगा? देखिए मनोराज जी, जैसा कि हम सब जानते हैं कि अगले 2 से 3 महीने के अंदर लोकसभा के चुनाव है और ऐसे में भारतीय जनता पार्टी के पास इस कदम को पूरा, इस योजना को, परियोजना को शुरुआत में एक अमली जामा पहनाने के अलावा और कोई कदम बचता नहीं है। इसलिए भारतीय जनता पार्टी मुझे लगता है कि गंभीरता से इस परियोजना पर आगे काम बढ़ाएगी और राजस्थान की जनता को इस परियोजना का फायदा मिलेगा। मनोराज, चलिए बहुत बहुत शुक्रिया चारों मेहमानों को हमारे साथ जुड़ने के लिए। वक्त की कमी है इसलिए आपको रोकना पड़ रहा है। फिलहाल बिग डिबेट में आज के लिए इतना ही। देखते रहिए न्यूज़ 18 राजस्थान।